हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं इंग्लिश के बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर जो है ये आइंस्टीन के ऊपर बताया गया है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, वो किस प्रकार से सोचा करते थे और उनका जीवन कैसी रहती थी और वो एक साइंटिस्ट कैसे बने। तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर के माध्यम से। लिखा हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में एक जर्मन सिटी में अल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशंस दैट ही वॉज डेस्टाइन फॉर ग्रेटनेस। यानी देखिए, इन्होंने मतलब इनकी प्रसिद्धि के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं बताया गया। डैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। लेकिन इसकी माँ सोचती थी कि जो आइंस्टीन है वो शायद बुद्धू है। यानी कि बुद्धू ऐसा कि वो अन्य लड़कों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो अन्य लड़के एक्टिविटी करते थे वो बिल्कुल वैसी एक्टिविटी नहीं करता था। वो थोड़ा सा उनकी माँ को थोड़ा ऐसा लगता था जैसे शायद वीक हो वो, है ना, और अन्य बच्चों की तरह वो ट्रीट नहीं करता था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और उनकी माँ कहती थी कि उनके बच्चे का जो सर है वो काफ़ी शरीर से काफ़ी बड़ा है ना। जिस प्रकार से एक कहावत है ना, समझदार का सर बड़ा और गंवार का पैर बड़ा। तो उसी प्रकार से जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका शरीर से थोड़ा सिर जो था वो थोड़ा सा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, यानी कि जैसे वो 2.5 साल के हुए, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन अभी भी नहीं बोल पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर एक शब्द को दो दो बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को नहीं पता था कि वो अन्य बच्चों के साथ क्या करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग, ब्रदर बोरिंग। और उनके साथ जो लड़के खेला करते थे वो आइंस्टीन को किस नाम से पुकारते थे? ब्रदर बोरिंग। यानी कि ये लड़का तो बड़ा बोरिंग है, कुछ एंजॉय नहीं करता किसी चीज़ को। सो द यंगस्टर प्ले बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए बच्चे उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अब देखिए, आइंस्टीन को किसके संग खेलना पसंद था? उन्हें मैकेनिकल टॉयज से खेलना पसंद था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। अब देखिए हुआ क्या कि जब उनके घर में एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था माजा, ही इज सेड टू हैव सेड। अब आइंस्टीन ने अपनी बहन सिस्टर माजा से क्या कहा? फाइन बट व्हाट वेयर आर हर व्हील्स। कि जब वो पैदा हुई तो उसने कहा कि भाई चलो ठीक है, ये मेरी बहन है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बहन है तो इसके व्हील्स कहाँ हैं? क्योंकि वो अभी भी यही सोचता था कि ये जो उसकी माजा बहन है वो एक टॉय है, एक खिलौना है, और शायद इसमें भी टायर लगे होंगे। इसलिए वो पूछता है कि भाई इसके टायर कहाँ हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर। एक बार हेडमास्टर ने उनके स्कूल के उनके पापा से कहा दैट वॉट आइंस्टीन चूज़ अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। कि आइंस्टीन कुछ भी प्रोफेशन को चूज़ कर ले यानी चुन ले, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। लेकिन वो किसी भी प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन बिगे लर्निंग टू प्ले द वायलिन। आइंस्टीन जो था उसने क्या बजाना सीखा? वायलिन बजाना सीखा एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू बी लेटर। क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एंड मेच्योर वायलिन। और आगे चलकर वो क्या बना? एक वायलिन, मेच्योर वायलिन बन गया। मतलब कि वो प्रोफेशनली मतलब किसी के लिए नहीं बजाता था, लेकिन वो अपने खुद के लिए, इंजॉय के लिए वायलिन को बजाया करता था। यानी अब वो पूरी तरीके से सीख चुका था। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और जब तक उसका जीवन में चाहा मन, तब तक उसने उस वायलिन को बजाया। बट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। अब देखिए, आइंस्टीन जो था वो एक खराब व्यक्ति नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच। उसने अपने हाई स्कूल मुनिच से प्राप्त किया, तो उसने कंप्लीट किया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। अब देखिए, जब उसके माता पिता, आइंस्टीन के माता पिता जब उसको छोड़कर चले गए तो वो केवल 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उसने हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा मार्क्स ऑप्टिन करा था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। देखिए, आइंस्टीन को स्कूल के डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ऑर्डर डिसिप्लिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे स्कूल के। एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विथ हिज टीचर। और हमेशा उसके टीचरों के संग क्या बहस होती रहती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड। अब देखिए, आइंस्टीन को स्कूल में बड़ा दम घुटने लगा उसका।
देयर हैड ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उसने अपनी अच्छाई के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। अब देखिए एल्बर्ट के माता पिता एल्बर्ट आइंस्टीन को छोड़कर मिलान चले गए। एंड लेफ्ट द सन विद रिलेटिव्स, और उसको कहाँ छोड़ गए, अपने रिश्तेदार के यहाँ। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशंस, यानी काफ़ी लंबी डिस्कशंस के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। तो आइंस्टीन जो चाहता था कि उसकी एजुकेशन कहाँ पर हो, वो उसने अपने एजुकेशन को जारी रखा। इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड के एक जर्मन स्पीकिंग किया उसने। विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिज, जो कि मुनिज से ज़्यादा अच्छा था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। अब देखिए आइंस्टीन को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा लगता था, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उसे फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब उसने स्कूल को फिनिश कर लिया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो उसने निश्चय किया कि वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलस मॉस्चर। अब देखिए उस मूछदार आदमी, अब देखिए वॉलस मोसेज मतलब बताया गया है कि जो समुद्री किनारे पर जो मूछदार रहते हैं वो भी ऐसी मूछ रखे हुए था। और वो मूछदार व्यक्ति के लिए केवल साइंस ही एक ऐसा नहीं था कि केवल उसे उसी में समृद्धि प्राप्त करनी हो। देखिए यहाँ बताया गया कि आइंस्टीन की मूछें कैसी थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। अब देखिए उसे किस में इंटरेस्ट था भाई, उसके संग में जो पढ़ाई करती थी। अब देखिए फेलो स्टूडेंट कौन था, मिलेवा मैरिक, एक लड़की थी। whom he found to be a clever creature, जिसे वो बहुत ही चतुर मानता था। His young son had come to Switzerland because the university in Zurich was not one of the few in Europe. This young serb had come to Switzerland. अब देखिए ये जो लड़की थी मिलेवा मैरी, वो एक सर्बियन थी, इसलिए इसको यंग सर्ब कहा गया। हैड कम टू स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड से आई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन्स कुड गेट डिग्री। अब देखिए स्विट्जरलैंड में एकमात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो केवल महिलाओं को नहीं, यानी पुरुषों और महिलाओं दोनों को डिग्री दिया करती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलजी अगेंस्ट इन फिलिस्टीन्स। अब देखिए आइंस्टीन ने देखा कि उसके अगेंस्ट में फिलिस्टीन्स बहुत है। फिलिस्टीन्स मतलब कि जो ऐसे व्यक्ति, देखिए यहाँ पर बगल में लिखा हुआ भी हुआ है आपको वर्ड मीनिंग में, अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल्स हु डू नॉट लाइक आर्ट्स। देखिए ऐसे व्यक्ति जो आर्ट और लिटरेचर म्यूजिक से नफरत करते हो, है ना। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन आर्ट्स। अब देखिए दोज पीपल्स, वो लोग जो अपने फैमिली में और यूनिवर्सिटीज़ के वो लोगों को नफरत करते हों जो कि म्यूज़िक्स, आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह लेते हैं। द कपल्स फेल इन लव। अब देखिए आइंस्टीन जो था मिलेवा मैरिक के प्यार में पागल हो गया, है ना, उसके प्यार में पड़ गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शंस इनटू वर्ड्स। अब देखिए वो मिलेवा मैरिक को लेटर्स लिखने लगा, लव लेटर्स लिखने लगा, इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस। अब देखिए जो लव लेटर लिख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, उसमें भी साइंस का प्रयोग किया गया है विथ टेंडरनेस, यानी कि उन्हें अभी पता ही नहीं है कि लव लेटर कैसा लिखा जाता है, साइंस का यूज़ कर रहे हैं उसमें। और रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन क्या लिखता है उसमें, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिवली ऑन अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कि हमें कितनी खुशी होगी और कितना गर्व होगा जब हम दोनों एक साथ एक रिलेटिविटी पर काम करेंगे और उसके निस्तारण पर पहुंचेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखिए 1900 सन 1900 में आइंस्टीन की एज जो थी वो 21 साल की हो गई थी और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अब आइंस्टीन का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था लेकिन अभी भी वो बेरोजगार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करने लगा, कि प्राइवेट लेसन्स लोगों को फ्री में शिक्षा देने लगा। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और उसने 1902 में उसको क्या प्राप्त हो गई, उसको एक जॉब प्राप्त हुई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस। कहाँ पर, बर्न में पेटेंट ऑफिस में। While he was supposed to be assisting the people's inventions, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। अब देखिए वहाँ पर वो जॉब तो करता था लेकिन आइंस्टीन फिर भी अपनी खुद का कुछ चीज़ इन्वेंट करना चाहता था, सीक्रेटली इन्वेंट करना चाहता था। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। ही इज़ सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर। अब देखिए वो अपने डेस्क ड्रॉर को मजाकी तौर पर क्या कहता था,
जोकिंगली कहता था एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, कि भाई वो अपने डेस्क ड्रॉर को एक ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से पुकारता था, मजाक की तौर पर। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखिए बता रहे हैं कि एक फेमस न्यूज़पेपर में 1905 में आइंस्टीन की एक खबर छपी, क्या, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसमें उन्होंने बताया है कि टाइम और डिस्टेंस जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कि दो अगर सही सही क्लॉक हों तो वो एक से टाइम नहीं दिखा सकते इफ़ दे कम टुगेदर अगेंस्ट आफ्टर अ जर्नी, अगर उनको, मतलब कि अगर वो घड़ी एक राउंड पूरा 60 सेकंड का खाकर आती है और दूसरी घड़ी भी वही 60 सेकंड का राउंड खाकर आती है, तो उनमें कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर एक को थोड़ा तेज भगा दिया जाए और दूसरे को थोड़ा धीमा चलाया जाए, फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी, और इन्होंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी डिस्क्राइब किया जिसको हम बोलते हैं मास एंड एनर्जी, यानी कि E इज इक्वल टू mc², जहाँ पर E को कहा गया है एनर्जी, m इज इक्वल टू मास एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए आपने पहले भी कक्षा में, पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा, इसके प्रीवियस ईयर क्लास में, कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए इन्होंने इस फॉर्मूले के ऊपर एक कहावत भी लिखी है, वेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, कि अगर आप किसी अच्छी सुंदर लड़की के पास बैठे हो फॉर 2 आवर्स, कितने, 2 घंटे के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो आपको ऐसा लगेगा यार यार अभी 2 ही मिनट तो बैठे थे इसके संग। वैन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, लेकिन आप जैसे ही एक जलती हुई स्टोव के ऊपर बैठ जाओ फॉर 2 मिनट्स, कितने, केवल 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर, तो आपको ऐसा लगेगा अभी यार 2 घंटे के लिए बैठ गए थे क्या, पूरा पीछे चल गया हमारा। तो दैट रिलेटिविटी, यानी कि यही चीज़ इन्होंने रिलेटिविटी के ऊपर रिलेशंस बताया है, किसने, एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, अब देखिए जबकि आइंस्टीन जो थे वो एक बहुत बड़ी समस्या फिजिक्स की सॉल्व करने बैठे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उनका जो प्राइवेट लाइफ था वो क्या था, वो फेल हो रहा था भाई, कि एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, क्यों, क्योंकि एल्बर्ट जो थे वो मिलेवा मैरी से शादी करना चाहते थे आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़, कब, जब उनका, वो चाहते थे कि मेरी अगर स्टडीज़ फिनिश हो जाए तो मैं मिलेवा मैरी से शादी कर लूँ, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी। ही थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर डेट हर सन, क्यों, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि भाई मिलेवा मैरी जो है वो तुमसे 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, तो जो कि काफ़ी फ़र्क है लड़के से। ही वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंस, और वो ये भी कहती थी कि मिलेवा वेरी भी तुम्हारी जैसी बिल्कुल इंटेलिजेंट है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, जैसे तुम किताबी कीड़े हो वैसी वो भी किताबी कीड़ा है। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहने लगी, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, कि तुम अपनी शादी को टाल दो, यानी सगाई को टाल दो। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। अब देखिए उसकी माँ क्यों नहीं चाहती थी कि इससे शादी हो, इसलिए क्योंकि ये भी किताबों में घुसा रहता था तो वो भी किताबों में घुसी रहेगी। अब जब दोनों ही किताबों में घुसे रहेंगे तो फिर उसकी सेवा कौन करेगा, इसलिए माँ ने भी ये कह दिया कि भाई तुम उसको टाल दो अभी। द फेयर फाइनली द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1983, अब देखिए उसकी फाइनली शादी तय हो गई, कब, 1903 में, एंड हैड 2 sons, और उसके 2 बच्चे भी हो गए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन अब क्या हुआ, शादी के कुछ साल बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, क्यों, क्योंकि जब मिलेवा मैरी जब हाउसवाइफ बनी तो उसे सारा घर का काम करना पड़ता था। अब वो नहीं चाहती थी कि वो घर का काम करे, क्यों, क्योंकि उसे भी फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, कुछ ना कुछ इन्वेंट करने का ज़्यादा क्रिएटिविटी लगी थी उसके अंदर, तो वो घर का काम नहीं करना चाहती थी, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, अब देखिए जब दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगा तो मिलेवा मैरी ने उसको डिवोर्स दे दिया, कब, 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइंड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, अब देखिए आइंस्टीन का जो न्यू चैप्टर था, यानी कि वो कुछ इन्वेंट करना चाहते थे, अब वो क्या हुआ, जब इन्वेंट हुआ तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। इन 1915 ही हैड पब्लिश जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अपनी एक सिद्धांत दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का भी नियम दिया। एंड इलेक्ट्स ऑफ द सन इन 1900 ब्रॉट प्रूव डैट इट वॉज एक्यूरेट, अब जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो उसमें यह सिद्ध हो गया कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे थे जो अपनी रिलेटिविटी में या
जो थ्योरी में वो बिल्कुल सत्य निकला। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्ट। अब देखिए उन्होंने कहा कि जो तारों की तरफ से हमारी रोशनी आती है वो डिफ्लेक्ट होती है, किसके थ्रू? सन के ग्रेविटेशनल के थ्रू। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब जब ये न्यूज़पेपर में छपा तो साइंटिफिक रूप में ये क्रांति ला दिया गया, यानी कि साइंस के विज्ञान के रूप में एक क्रांति आ गई कि भाई आइंस्टीन ने जैसा जैसा कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ। आइंस्टीन रिसीव्स अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। अब देखिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ही वॉज शोर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि अब उन्हें दुनिया के हर एक कोने से बुलाया जा रहा था। पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हें बुला रहे थे सम्मान के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए, उनके अपने समारोह में बुला रहे थे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा उनकी ये खबर छापी गई। वैन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी, जैसी नाजीज अपने पावर में आई तो जर्मनी 1933 आइंस्टीन्स एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए जर्मन देश से छोड़कर अब आइंस्टीन जो थे वो कहाँ पहुँच गए? यूनाइटेड स्टेट पहुँच गए। 5 years लेटर, अब देखिए 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिशियंस इज एन अप्रूव। अब देखिए जब ये खबर उड़ी कि भाई कि अमेरिका ने और बर्लिन ने क्या बना लिया है? अपने अपने एटम बॉम्ब बना लिए हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, कि भाई अब सभी को ये डर लगने लगा कि भाई यहाँ के, अब जैसे पहले के समय में हिटलर आ गया था, ऐसे ही जर्मन में भी कोई एक राजा आ गया था जिसके अधीन में सबको काम करना था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो जर्मनी छोड़कर यूएस आ गए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट आ गए, और अमेरिका में ही उन्होंने अपने साइंटिस्ट के काम को आगे बढ़ाया। जैसे आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज। अब देखिए आइंस्टीन को भी नाजीज से डर लग रहा था। कुड बिल्ड एंड यूज एन एटम बम, क्यों? क्योंकि अब वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने सीक्रेटली एक एटम बम बना लिया है, अभी किसी भी देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एट द अर्जली ऑफ अ कलीग आइंस्टीन रोट अ लेटर। उन्होंने क्या है? आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, ऑन 2 अक्टूबर 1939 में, इन विच ही वॉर्न। उसमें अपने लेटर में एक चेतावनी दी उनको, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, यानी अगर इस प्रकार के बम को किसी के ऊपर या किसी के कहाँ पर, पोर्ट पर पटक दिया जाए तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो उस पूरे पोर्ट को ख़त्म किया जा सकता है, यानी पूरा नष्ट हो जाएगा और उसके जो आसपास जो क्षेत्र हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब पोर्ट तो आप जानते ही होंगे, बंदरगाह होता है जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स को बांधे जाते हैं, बहुत बड़ी जगह होती है ना। अगर वहाँ पर एक सिंगल एटम बॉम्ब भी पटक दिया जाए तो पूरा पोर्ट तो ख़त्म होगा ही होगा, वो बंदरगाह तो ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ उसके जो आसपास का जो क्षेत्र होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब देखिए ये पत्र पढ़कर उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा भाई, वो जानते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब अमेरिकन ने सीक्रेट तरीके से एक एटम बॉम्ब को क्या क्रिएट कर लिया, बना लिया, एंड ड्रॉप इनटू ऑन द जापानीज सिटी, और उन्होंने जापानीज़ के 2 शहर में पटक दिया। अब देखिए उस शहर का नाम भी दिया है हिरोशिमा एंड नागासाकी, कि अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी जापानीज शहर में ये 2 जगह पर एटम बॉम्ब को पटक दिया गया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टीन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि भाई ये विज्ञान का प्रयोग तो आविष्कार की जगह किसके लिए किया जा रहा है? डिस्ट्रक्शन के लिए, नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिशंस टू द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने इस बार एक और पत्र लिखा यूनाइटेड नेशन को। इन इट्स प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और क्या कहा कि अब हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए। देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या होता है? जो सारे देशों के गवर्नमेंट से भी ऊंचा होता है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब देखिए इस लेटर के बाद रूजवेल्ट दिस वन मेड एन इम्पैक्ट, तो रूजवेल्ट ने इसके ऊपर इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि कोई प्रतिक्रिया करना चालू कर दी। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 सालों में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टीन जो थे वो पॉलिटिक्स में घुस गए, एजिटेटिंग for the end to the arms build up and using the popularity of campaign for peace and democracy। और किस लिए कार्य करने लगे? ताकि दुनिया में शांति बनी रहे, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का आविष्कार किया ताकि लोग खुद वोट दें और अपना राजा खुद चुने, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले हिटलर आ गया था तो उन्होंने अपने मन मर्जी करा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति फैलाने के लिए हमें क्या एक लोकतंत्र का
आविष्कार करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को वोट यानी कि अपना अधिकार, अपना राजा चुनने का एक हक होना चाहिए। वन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हुई एट द एज ऑफ 76, उस समय उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विशनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। उस समय पूरी दुनिया क्या मना रही थी? विशनरीज एंड वर्ल्ड सिटीजन, यानी कि विशनरीज मतलब होता है एक ऐसे लोगों का मनाना, जयंती कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो वही जब हम कोई महान व्यक्ति मरता है तो हम उसकी याद में विशनरीज, पूरा देश जो है याद करता है उसको। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, वो एक ऐसे इंसान थे जो फ्यूचर के बारे में सोचा करते थे, है ना। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज द साइंटिफिक जीनियस, और इनको हम साइंटिस्ट जीनियस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।